नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स को पावर्ड बाय बीएसई। और आज के शो में हम बात करेंगे यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड की। तो नाम तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मोमेंटम फंड ऑफ लेट काफ़ी पॉपुलर हुए भी हैं कंसिडरिंग जिस तरीके के रिटर्न्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी ने डिलीवर किए हैं। और एग्जैक्टली ये जो मोमेंटम थीम है वो इस पर्टिकुलर फंड में कैसे प्ले करती है, क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर रहती है, क्या होराइजन को इन्वेस्टर लेकर चलेगा इस तरीके के फंड को अपने पोर्टफोलियो में लेता है, इस सब पर्सपेक्टिव पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर गौरव चोपड़ा जो कि फंड मैनेजर हैं इक्विटी यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी से। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और मैं देख रही थी इस फंड को ऑलमोस्ट 1 साल से थोड़ा ज़्यादा समय इसको हो चुका है। 10% के रिटर्न्स विद द पीरियड ऑफ 1 ईयर इस फंड ने जनरेट किए हैं। 6 मंथ्स में लगभग 9% के रिटर्न्स, 500 करोड़ के आसपास का AUM है। तो कमेंडेबल रिटर्न्स रहे हैं कंसीडरिंग मार्केट जिस तरीके की रही है स्पेशली पिछले 1 साल में। तो वो स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहती है उस पर करेंगे फोकस आगे, लेकिन पहले क्विकली मार्केट्स पर एक आउटलुक आपका कैसे देख रहे हैं आप इंडियन इक्विटी मार्केट्स को कंसीडरिंग US ईरान टेंशंस फिर से एस्केलेट हुई हैं, हायर क्रूड प्राइसेस से वापस से एक स्ट्रेस इमर्ज हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन एप्रीहेंशन तो डेवलप हुआ है मार्केट में। क्या व्यू है करंट लेवल से मार्केट डायरेक्शन को लेकर, या क्या व्यू आप ओवरऑल मार्केट के स्ट्रेंथ पर, वीकनेसेस पर अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो मार्केट्स पे हमारा व्यू काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स में हमने काफ़ी अच्छा पिकअप दिखा है अर्निंग्स में, एंड काफ़ी ब्रॉड बेस्ड पिकअप दिखा है, वेदर इट इज़ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, जो कि पिछले साल काफ़ी म्यूटेड रहा था। और इस दौरान लास्ट 1-1.5 साल में इंडियन मार्केट्स ने FI आउटफ्लोज का भी वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड देखा, एंड आई थिंक वी प्रोबेबली आर एट द बॉटम ऑफ दैट। सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस आप देखेंगे तो मार्केट्स के वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल हो गए हैं। काफ़ी सब सेगमेंट्स हैं मार्केट के जहाँ पर वैल्यूएशंस को अट्रैक्टिव भी बोल सकते हैं। एट यूनियन म्यूचुअल फंड हम हमारी फैक्ट शीट के साथ हमारा वैल्यूएशन आउटलुक रिलीज करते हैं हर मंथ में, एंड एज पर द लेटेस्ट फैक्ट शीट हम अभी वेरी अट्रैक्टिव जोन में हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा समय होता है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा प्राइस और अच्छा न्यूज़ दोनों साथ में नहीं आते हैं, और फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जब वैल्यूएशन अच्छा हो तो फ्रॉम दैट 5 ईयर पर्सपेक्टिव आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टेलविंड्स हमारा कैपेक्स साइकिल इंप्रूव हो रहा है, अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी इंप्रूव हो रही है। FI आउटफ्लोज के पर्सपेक्टिव से शायद हम बॉटम पे हैं। On the risk side, as you rightly highlighted, crude prices have again flared up with West Asia tensions rising. But the good thing is that they are hovering at about $80-85, which is what the projection even government has. And from the perspective, another risk which we should be watchful for is the weaker monsoon. ये 2 चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी अर्निंग्स ग्रोथ 1 या 2 क्वार्टर से पुश आउट हो सकती है। But having said that, valuations reasonable हैं, and hence we are very constructive on the market at the current levels. ओके अच्छा, अब तक जो अर्निंग सीजन रहा है वो आपको कैसा लगा कंसीडरिंग इस बार के अर्निंग सीजन को काफ़ी क्लोजली मार्केट वॉच कर रहा था, क्योंकि US ईरान वॉर का क्या इम्पैक्ट अर्निंग्स पर रहा है या क्या लाइकली रह सकता है, उसको लेकर मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी रिलेवेंट मानी जा रही थी। सो फार कैसा लगा अर्निंग सीजन, या ओवरऑल कैसा पैन आउट हो सकता है, क्या व्यू है आपका? तो चूंकि अभी अर्निंग सीजन जस्ट चालू ही हुआ है, वेरी हैंडफुल ऑफ कंपनीज हैव रिपोर्टेड द नंबर्स, सो नंबर्स हैव नॉट बीन बैड, नंबर्स हैव बीन डिसेंट। बट हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो वेस्ट एशिया रिलेटेड इम्पैक्ट है, जो कि अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से मार्जिन में इम्पैक्ट आने वाला है, या फिर कस्टमर का जो प्रेफरेंस चेंज होने वाला है, वो शायद इम्पैक्ट हमको 2Q में ज्यादा दिखे। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी थिंक 1 क्वार्टर का अर्निंग्स शुड बी गुड on the better side, and we might see some impact in the second quarter earnings. ओके, फेयर इनफ। चलिए फाइनली फोकस करते हैं यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड पर, और जब इस फंड की चर्चा करेंगे, कॉम्पोजिशन को समझेंगे, तो बाकी सेक्टर्स को भी टच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले गौरव जी, जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है वो रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर थीम हुई है। तो मैं अगर सिंपल भाषा में समझना चाहूँ उन व्यूअर्स के लिए जो अब तक नहीं जानते कि एग्जैक्टली मोमेंटम इन्वेस्टिंग होती क्या है, या फिर जिन्होंने कभी भी मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, तो एग्जैक्टली आप समझा पाएंगे कि ये कौन सी कैटेगरी होती है और क्या अप्रोच रहती है इसके थ्रू? सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग को सरल तरीके से समझने के लिए अपन बोल सकते हैं कि इट इज लाइक अ कमीलियन स्ट्रैटेजी।
गिरगिट स्ट्रैटेजी। मोमेंटम स्ट्रैटेजी बेसिकली कोशिश करता है कि मार्केट में जो चल रहा है, जो वर्क कर रहा है, मैं उस चीज को मिमिक करूं इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स। अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन को ब्रॉडली समझें, जूम आउट करें, कि पहला होता है आपका फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, जहां पर हम कोशिश करते हैं कि फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रोजेक्ट करें, वैल्यूएशन अप्रोचेस को यूज करें, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। बट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज हम उस कंपनी को खरीदेंगे जिसका प्राइस हमारे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस में उसकी फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। दूसरा अप्रोच होता है रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, जिसका मोमेंटम एक भाग है। वो मोमेंटम क्या बोलता है कि आई डोंट नो द फ्यूचर, मुझे फ्यूचर पता नहीं है, बट व्हाट आई डू नो इज जो चीज, जो कंपनीज पिछले कुछ समय से आउट परफॉर्म कर रही है मार्केट को, वो आगे आने वाले कुछ समय तक आउट परफॉर्म करती रहेगी। तो ये एक बेसिक सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल है मोमेंटम इन्वेस्टिंग का। इसका एग्जैक्ट फाइनेंशियल लॉजिक फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है, बट अगर आप अपन बिहेवियरल फाइनेंस के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करें तो जैसे कि अगर आप एक अननोन सिटी में जाते हैं तो यू टेंड टू गो टू अ रेस्टोरेंट विच इज द मोस्ट क्राउडेड। आप ट्रस्ट करते हैं कि इतने लोग जा रहे हैं तो वो रेस्टोरेंट अच्छा होगा। सिमिलरली अगर जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई भी चीज खरीदते हैं तो टिपिकली वी गो टू अ प्रोडक्ट जहां पर रिव्यू सबसे ज्यादा है और नंबर ऑफ रिव्यूज भी सबसे ज्यादा है। तो देर इज अ ट्रस्ट इन द क्राउड, देर इज अ फॉलो द क्राउड फिलोसफी विच जनरली वी फॉलो। एंड स्टॉक मार्केट में भी इसी तरह की चीजें होती है, जहां पर जो स्टॉक ऊपर जा रहा होता है, इन्वेस्टर्स स्टॉक को चेज करने का ट्राई करते हैं। अगर मैं थोड़ा और टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जिसको बोलते हैं, जब मार्केट के पास नई इंफॉर्मेशन आती है तो मार्केट जनरली स्लो रिएक्ट करता है। तो इसीलिए जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे होते हैं वो कुछ समय तक और अच्छा करते रहते हैं। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से गौरव इसको समझना चाहें, तो ये कौन सी मतलब बेसिकली जानना चाहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में वो कौन सा गैप हो सकता है इन्वेस्टिंग का जिसको ये पर्टिकुलर फंड फिल कर सकता है? तो ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग आर बेसिकली फैक्टर इन्वेस्टिंग या स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग जिसको बोल सकते हैं। तो जहां पे भी जो भी इन्वेस्टर्स सीजन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने मार्केट की वोलेटिलिटी को अच्छे से देखा है, जो मार्केट के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को समझते हैं, उनके लिए ये एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो की तरह वर्क करेगा, जहां पर नियर टर्म परफॉर्मेंस ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है बिकॉज ये जो स्ट्रैटेजी है काफी कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से वर्क करती है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो हिस्टोरिकली इनका रिटर्न्स काफी बेहतर रहा है। ओके, तो इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग टू सॉर्ट ऑफ add factor investing into their portfolio, those investors can add this factor as a part of their satellite allocation. ओके। और अगर हम पैसिव मोमेंटम ईटीएफ जो होते हैं या इंडेक्स फंड होते हैं उनसे कंपेयर करें तो किस तरीके से डिफरेंट है? Sure. So I'll spend 2 minutes in explaining what we have done at Union Yeah. Active Momentum Fund. So what we basically did was हमने पिछले 15 साल के इंडियन मार्केट के डेटा को बैक टेस्ट किया, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया टॉप 1000 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैप, और उसको वेरियस रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ टेस्ट करते गए। और एक वाटरफॉल मैकेनिज्म काइंड ऑफ मॉडल हमने प्रोप्राइटरी मॉडल बनाया, जिसका जो क्या करता है कि अब टॉप 1000 कंपनीज को मोमेंटम क्राइटेरिया के साथ टेस्ट करता है, फिर उसकी लिक्विडिटी चेक करता है, और उसके बाद उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ चेक करता है मोमेंटम का। कोई भी मोमेंटम स्ट्रेटेजी 3 वेरिएबल को कोशिश करती है एड्रेस करने का, कि हमें पीछे कितना देखना है, लुक बैक पीरियड क्या है हमारा, हमको रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करना है, और लुक फॉरवर्ड पीरियड या रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी। तो ये तीनों वेरिएबल्स को हमने वेरियस परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के साथ ये मॉडल बनाया है। अगर आप बेंचमार्क की बात करेंगे तो बेंचमार्क का यूनिवर्स निफ्टी 500 स्टॉक्स हैं, हमारा यूनिवर्स टॉप 1000 स्टॉक है, जो कोहोर्ट बहुत बड़ा है। इसका रीजन ये है कि मोमेंटम एज अ फैक्टर डिफरेंशिएट नहीं करता लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में या सेक्टर्स के अंदर। तो आप जितना यूनिवर्स को वाइड रखें उतना ये फैक्टर बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। दूसरा, हम रीबैलेंस इस पोर्टफोलियो को थोड़ा जल्दी करते हैं। वी रीबैलेंस दिस पोर्टफोलियो एटलीस्ट once in a quarter, which makes the portfolio keep the portfolio fresh and updated। और ये भी आउटकम है हमारी बैक टेस्टिंग का, जहां हमने पाया कि दिस इज अ स्वीट स्पॉट
अगर हम इस पोर्टफोलियो को कम से कम एक क्वार्टर में एक बार रिबैलेंस करें तो आउटकम थोड़ा बेहतर होता है. सो फ्रॉम दैट ऑल्सो वी डिफर कंपेयर टू दी बेंचमार्क. एंड ऑब्वियसली सबसे पहला जो 3 वेरिएबल की मैं जो बात कर रहा था, वहां पर निफ्टी 550 मोमेंटम का एक अलग तरीका है कैलकुलेट करने का, और हमारे तरीके थोड़े से अलग हैं मोमेंटम को कैलकुलेट करने के. ओके, ठीक है. अच्छा, अब आते हैं आपकी जो अप्रोच रहती है सेक्टर या स्टॉक पिकिंग की उस पर, लेकिन उससे पहले जो कॉम्पोजिशन है एग्जिस्टिंग इस फंड का, अगर हम सेक्टोरल पर्सपेक्टिव से समझना चाहें तो किसी सेक्टर की तरफ कुछ इंक्लिनेशन है, या फिर जो मोमेंटम थीम की आप बात कर रहे हैं, ये मोमेंटम आप प्राइस या अर्निंग्स या फिर किस पर्सपेक्टिव से पिक करते हैं? सो हमारा जो फंड है वो प्योर प्ले मोमेंटम फैक्टर को प्ले करने की कोशिश कर रहा है. हमने इस फंड के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल सुपर इम्पोजिशन मॉडल में नहीं बिल्ड किए हैं. फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि ये फंड आपको बहुत ही लिमिटेड सेक्टर में मोमेंटम फाइंड आउट करेगा. तो कंपेयर टू द बेंचमार्क, दिस फंड विल बी इन्वेस्टेड इन वेरी वेरी फ्यू सेक्टर्स. बहुत बार ऐसा हो सकता है कि सिर्फ लार्ज कैप पे मोमेंटम हो तो ये पोर्टफोलियो पूरा लार्ज कैप पोर्टफोलियो बन जाएगा. अगर सिर्फ स्मॉल कैप पे मोमेंटम हो तो ये पोर्टफोलियो पूरा स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बन जाएगा. सो कोई भी आर्टिफिशियल कंस्ट्रेंट इस मॉडल के अंदर हमने बिल्ड नहीं किया है, एंड प्योर प्ले मोमेंटम बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं. तो जब हम सेक्टर एलोकेशन की बात करते हैं तो इट इज कम्प्लीटली रूल बेस्ड. हमारा मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रहता है. हम मॉडल का प्रोसेस फॉलो करते हैं और जो भी आउटकम होता है that becomes our portfolio. तो एग्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन के हिसाब से भले ही चाहिए रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग है, बट कुछ जो एलोकेशन है कुछ इंक्लाइंड है परसेंटेज टर्म्स में कुछ सेक्टर्स की तरफ. Yes, yes. So as per our latest fact sheet, if you look at जिस सेक्टर्स के अंदर हमें मोमेंटम ज्यादा दिख रहा है वो है फार्मास्यूटिकल्स, कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरीज एंड कैपिटल मार्केट्स. अच्छा, सरप्राइजिंगली बैंक्स और फाइनेंशियल्स इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये तो एक ऐसी थीम रही है जो काफ़ी पॉपुलर रही है अक्रॉस ऑल फंड्स इन पास्ट 1.5 years प्रिसाइसली, और अभी भी है इनफैक्ट. सो ये एक इस प्रोडक्ट का ब्यूटी है, ये फंड मैनेजर के बायसेस को और नैरेटिव्स को काफी हद तक रिमूव कर देता है. ओके. ये फंड बोलता है कि जो चीज चल रही है इन रियलिटी, हम उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे और वही पोर्टफोलियो का पार्ट बनेगा. सो अगर आप देखेंगे लास्ट 6 months और 12 months में द सेक्टर्स जो अच्छा किए हैं उनमें यू विल फाइंड दैट फार्मा, कैपिटल गुड्स, कैप मार्केट्स, ऑटो एंसिलरीज आर द सेक्टर्स व्हिच आर एक्चुअली डन वेल. तो ये फंड प्योर प्ले प्राइस मोमेंटम पे फोकस करता है, एंड इट ट्राइज टू रिमूव ऑल द बायसेस फंड मैनेजर माइट हैव. 1 महीना 2 महीना के बाद अगर फाइनेंशियल्स जेन्युइनली पिकअप करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस मोमेंटम, this fund will get into those financials as well. तो प्योर एंड प्योर जो क्राइटेरिया रहता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस मोमेंटम का रहता है पिक करने के पीछे? Yeah, so the core is price momentum, the price momentum, but the way we calculate price momentum, so price momentum calculate करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप मूविंग एवरेजेस ले सकते हो, आप सिंपल एवरेज ऑफ 1 month, 2 month, 3 month, 6 month रिटर्न ले सकते हो. There are breakout strategies as well. There are strength indicators. Nifty 500 uses momentum score methodology. So we have also combined couple of these things into our model to calculate the momentum. But the core remains price performance. ओके, तो ये जो प्राइस मोमेंटम स्ट्रैटेजी या फिर जो प्राइस मोमेंटम इन्वेस्टिंग थीम है इस फंड की, तो फिर जब मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं, हालांकि मैं देख रही हूँ इस फंड के पीछे 6 महीने की साल भर की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है कंसीडरिंग बाकी फंड्स के अगर हम रिटर्न्स देखें, मार्केट का मूड देखें, बट क्योंकि ये सिर्फ प्राइस मोमेंटम को प्योरली कैच करता है, उसके हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है, तो जब मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, अनप्रडिक्टेबल होते हैं, जो कि हमने पास्ट 3 months में देखे, ट्रंप के स्टेटमेंट, ओवरसीज मार्केट के रिएक्शन के हिसाब से, कच्चे तेल के मूवमेंट के हिसाब से इंडियन मार्केट्स ऊपर नीचे हो रहे थे, तो तब कितना रेलेवेंट होती है ये प्राइस मोमेंटम डिस्कवरी के बेसिस पे जो स्टॉक पिकिंग आप करते हैं, या फिर उस वॉलिटिलिटी को कैसे मैनेज किया जाता है इस तरीके के फंड में? सो प्राइस मोमेंटम एज अ फैक्टर की बात करते हैं. अगर मोमेंटम फैक्टर का आप 2011 से लेकर 2015 तक 2026 तक का रिटर्न देखेंगे तो करीबन 2 या 3 साल ऐसे हुए हैं जहां पर इसने ब्रॉडर मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है. तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये फैक्टर कब नहीं चलता है.
मार्केट में जब भी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, सेक्टर रोटेशन इज हैपनिंग वेरी वेरी क्विकली, लाइक 1 मंथ 2 मंथ, जब अगर सेक्टर रोटेशन हो रहे हो तो ये फैक्टर और ये फंड काम नहीं करेगा, बिकॉज मोमेंटम स्क्रीन्स विल नॉट बी एबल टू कैप्चर वेरी वेरी क्विक सेक्टर रोटेशंस और वेरी वेरी क्विक स्टॉक रोटेशंस इन द मार्केट। तो ये चीज कब होती है मार्केट में? जनरली जब मार्केट में कोई एक्सटर्नल हेडविंड होती है, वॉर्स हो रहे हैं, टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटीज है, व्हेन द कलेक्टिव विजडम ऑफ द मार्केट is not certain about what to do, then these kind of situation sort of persist. We have seen that happening in during demonetization or GST or very recently in 2025. So in those times, this factor does not work. But when does the factor work? It is important to understand कि मुझे नहीं चाहिए कि पूरा मार्केट मोमेंटम में हो और अपवर्ड ट्रेंडिंग हो, इवन इफ द मार्केट इज फ्लैट। If there are certain segments or pockets of the market जो रिलेटिवली अच्छा कर रहे हैं कंपेयर टू द ब्रॉडर मार्केट, ये फंड के लिए और ये स्ट्रेटेजी के लिए वो सफिशिएंट है। अगर लास्ट 6 महीने 12 महीने में आप देखेंगे, कैपिटल गुड्स, ऑटो एंसिलरीज, फार्मास्यूटिकल्स, ये सेगमेंट्स अच्छा किए हैं डिस्पाइट द वोलेटिलिटी वी हैव सीन इन द मार्केट, तो ये इस फंड के लिए सफिशिएंट है। बट हाँ, अगर ये वोलेटिलिटी काफी शॉर्टन हो जाती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है उतार चढ़ाव, इन टर्म्स की 1 महीना फार्मा चल रहा है, 1 महीना ऑटो एंसिलरी चल रहा है, 1 महीना कैपिटल मार्केट चल रहा है, विच आर वेरी रेयर एंड फीवर टाइम्स, तो ये फैक्टर या ये फंड उस दौरान काम नहीं करेगा। ओके, डेफिनेटली। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इनफैक्ट जब लौटेंगे तो कुछ और बारीकियों पर भी करेंगे, फोकस समझने की कोशिश करेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट इस फंड के थ्रू हो रखा है, फुली इन्वेस्टेड है या फिर नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जानेंगे कि किन इन्वेस्टर्स के लिए इस तरीके का फंड वेल सूटेड हो सकता है, रिस्क कैटेगरी क्या है, या फिर कितना होराइजन एटलीस्ट आपको लेकर चला, इस सब पर्सपेक्टिव पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स को पावर्ड बाय बीएससी, और आज के शो में हम बात कर रहे हैं यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड की, और इसी पर बातचीत करने के लिए मिस्टर गौरव चोपड़ा मौजूद हैं, जो कि फंड मैनेजर इक्विटी हैं यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी से। गौरव जी, वेलकम बैक। अच्छा, अगर हम करंट कॉम्पोजिशन को समझें तो आई एम श्योर लार्ज, मिड, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज की होल्डिंग्स होंगी। इफ यस, तो क्या परसेंटेज टर्म्स में एलोकेशन है? तीनों में एलोकेशन है, बट हमारा current composition is tilted towards small cap and mid cap. Roughly 50% plus is small cap, 20-25% is mid cap, and 10-15% is large cap. So heavily tilted towards small caps and mid caps at the current juncture. Okay. और अभी आप fully invested हैं इस फंड में? Yes, we are fully invested. ओके, तो दो चीज़ें और अब यहाँ से आपसे समझना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि इंक्लिनेशन मिड कैप स्मॉल कैप्स की तरफ ज़्यादा है, तो ये पैरामीटर किस बेसिस पे डिसाइड होता है, या फिर जो भी रूल बेस्ड फैक्टर इन्वेस्टिंग आप करते हैं उसके थ्रू मोमेंटम कैच किया जाता है, फिर चाहे वो मिड कैप में मिल रहा हो या स्मॉल कैप में मिल रहा हो? तो एग्जैक्टली अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से समझना चाहें तो किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा ये फंड है वो काफ़ी रूल बेस्ड अप्रोच से चलता है। इसके अंदर हमारा रोल लिमिटेड है इस मॉडल को रन करना और इसका मेंटेन करना, और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो उस इम्प्रूवमेंट को इम्प्लीमेंट करना। सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेक्टर एलोकेशन और मार्केट कैप एलोकेशन, इट इज मोर ऑफ एन आउटकम। अगर कल को लार्ज कैप्स कंटिन्यू अच्छा करना स्टार्ट कर देंगे तो ये पोर्टफोलियो लार्ज कैप की तरफ कंप्लीटली टिल्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये मिड कैप और स्मॉल कैप करेंगे तो इट विल कंप्लीटली टिल्ट टुवर्ड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इनफैक्ट ये मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप ये प्योरली मोमेंटम पिक करते हुए इंक्लिनेशन है या फिर कोई और यहाँ पर फिल्टर है? अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कितना फ्रीक्वेंटली पोर्टफोलियो चेंज होता है, या फिर कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं बाय या फिर सेल डिसीजन? हम पोर्टफोलियो को कम से कम क्वार्टर में एक बार रीबैलेंस करते हैं। वी रिटेन द फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर हमें लगता है कि मार्केट का फैब्रिक चेंज हो रहा है, कोई some election happens and regime changes happening and it requires for us to rebalance the portfolio more quickly, then we will do it. But the idea is to rebalance the portfolio at least once in a quarter. So exit happens during rebalancing, जहाँ जो भी स्टॉक मोमेंटम में वीक हो जाते हैं वो रीबैलेंसिंग के दौरान निकल जाते हैं, और जो भी स्टॉक नए जहाँ पर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बन जाता है वो स्टॉक्स पोर्टफोलियो का पार्ट बन जाते हैं।
ओके, बट यूजुअली आइडियली 3 महीने का समय दिया जाता है जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है। एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर, व्हेन आई से एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर, हम कोशिश करते हैं कि 3 महीने में एक बार रीबैलेंस करें। ऐसा भी हो सकता है कि हम पोर्टफोलियो को महीने में रीबैलेंस कर लें या 2 महीने में रीबैलेंस कर लें, तो वी आर रिटेनिंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी। हम वो पैरामीटर्स को देखते हैं, मार्केट को जज करते हैं, पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, मोमेंटम वीक नहीं हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है। बट 1 क्वार्टर इज अ हार्ड लिमिट। ओके, गॉट इट। अच्छा, अब हम इसकी रिस्क कैटेगरी को समझना चाहें तो कौन सी कैटेगरी में आप प्लेस करते हैं, टू अंडरस्टैंड बेसिकली कि कौन से इन्वेस्टर्स अप्रोच कर सकते हैं। सो मोमेंटम स्ट्रेटेजी वही स्टॉक खरीदती है जो काफी चल चुके हैं रिलेटिव टू द मार्केट। सो इन एनी डाउनटर्न मार्केट या उतार चढ़ाव के मार्केट में ये स्ट्रेटेजी काफी रिस्की रहेगी। सो फिर इन टर्म्स ऑफ रिस्क प्रोफाइल इट विल सिट राइट एट द टॉप। अगर आप थोड़ा टेक्निकली समझना चाहें तो अगर आप एक्टिव शेयर की बात करेंगे तो एक्टिव शेयर इस स्कीम का काफी ज्यादा रहेगा, फॉर द सिंपल रीजन कि हम हमारा स्टार्टिंग यूनिवर्स इज टॉप 1000 स्टॉक कंपेयर टू 500 स्टॉक्स। फिर हम कई बार ऐसा होगा कि ये फंड सिर्फ लिमिटेड सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टेड रहेगा या वेरी स्क्यूड इन्वेस्टमेंट रहेगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। सो रिस्क काफी रह सकता है इस फंड के अंदर, स्पेशली जब उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है मार्केट में या सेक्टर रोटेशन बहुत ज्यादा हो रहा हो मार्केट के अंदर। तो ये मोमेंटम स्क्रीन इतनी क्विकली उन रोटेशंस को समझ नहीं पाएगा या पिक नहीं कर पाएगा। सो इन दोज टाइम्स दिस फैक्टर, दिस मोमेंटम विल नॉट वर्क। सो वी हम रिकमेंड करते हैं कि वो इन्वेस्टर्स जो काफी समय से मार्केट में हैं, जिन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव को अच्छी तरह से देखा है, जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग को समझते हैं, उसके रिस्क को समझते हैं और फैक्टर इन्वेस्टिंग को अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट बनाना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर्स इस पोर्टफोलियो को देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल हो, वही इस प्रोडक्ट को देखें, बिकॉज शॉर्ट टर्म के अंदर इस फंड का, इस फैक्टर का परफॉर्मेंस ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में काफी डाइवर्जेंट हो सकता है। और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को क्या सजेस्ट करेंगे आप, जो शायद लॉन्गर टर्म होराइजन के साथ आना चाहते हैं, फैक्टर इन्वेस्टिंग कंसिडर कर रहे हैं, बट डेफिनेटली क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो शायद मार्केट की वॉलेटिलिटी, रिटर्न्स को एब्जॉर्ब करने में समय लगे, उनके लिए सजेशन क्या रहेगा इस तरीके के फंड को लेकर? मेरा सजेशन रहेगा कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग को अपने एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के जरिए अच्छी तरह से समझें और अपना माइंड बनाएं कि अगर मैं इस फंड में इन्वेस्ट करूंगा या स्ट्रेटेजी में इन्वेस्ट करूंगा तो ये कैपिटल मेरे को कम से कम 5 साल के लिए कमिट करनी पड़ेगी। अगर वो माइंडसेट क्लियर है और रिस्क को अच्छे से समझा जा सकता है तो एक वेरी स्मॉल एलोकेशन पोर्टफोलियो का दिया जा सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ अ फाइनेंशियल एडवाइजर। ओके, और जैसे कि आपने बताया कि क्वार्टरली रिव्यू होता है और उस हिसाब से आप बाय सेल करते हैं, इस फंड में बाय सेल होता है, तो डेफिनेटली लमसम के बजाय एसआईपी अप्रोच ही ऑलवेज बेटर रहेगी टू टू एब्जॉर्ब द एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ द फंड। यस, 100%। सो अनलाइक फंडामेंटल कैटेगरीज जहाँ पर हम वैल्यूएशन के तरीके से कॉल दे सकते हैं कि मार्केट अभी सस्ता है तो आपको लमसम करना चाहिए, मार्केट अभी महंगा है आपको लॉन्ग टेन्योर्ड एसटी पे एसआईपी करनी चाहिए। इस फंड के अंदर सिंस इट इज प्राइस मोमेंटम व्हिच डज नॉट लुक एट वैल्यूएशंस एज अ पैरामीटर, तो एसआईपी इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ कैटेगरीज। ओके, तो तमाम डिटेल्स यहाँ पर गौरव ने समझाई यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड के बारे में। इन जनरल जो फैक्टर इन्वेस्टिंग होती है वो क्या होती है, किस तरीके की अप्रोच आपकी होनी चाहिए, एक क्विक व्यू और ले लेते हैं। और गौरव, एक फाइनल कमेंट आपका, अगर हम मार्केट पर्सपेक्टिव से देखें तो अगले 12 महीने के लिए कौन से वो की ट्रेंड्स या फिर ट्रिगर्स रहेंगे जो आपके रडार पर होंगे या फिर जहाँ पर आपका ध्यान होगा? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम चाहेंगे हमें देखना है कि वेस्ट एशिया प्राइसेस कितने समय तक चलता है और क्रूड के प्राइसेस किस लेवल तक रहते हैं। वो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, बिकॉज इंडिया इज़ अ नेट इम्पोर्टर ऑफ क्रूड एंड बहुत सारी कंपनीज जो इंडिया में हैं उनके रॉ मटेरियल में ये फीड करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट वेरिएबल हमें वॉच करना है इस मानसून का प्रोग्रेस कैसे रहता है। These two variables, rest I think things are going pretty well for the Indian markets. Capex cycle has already picked up, earnings growths are picking up, we are doing well in manufacturing, so broadly these two variables will be key to watch. ओके, वेल थैंक यू गौरव आने के लिए शो में और इस फंड से जुड़ी तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए। तो ये चर्चा हुई यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड की।
जिसके रिटर्न्स पिछले 1 साल में देखें तो काफ़ी कमेंडेबल रहे हैं। पिछले 6 मंथ्स में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, बट क्योंकि ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बेसिस पे यहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, एक फैक्टर रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है, तो डेफिनेटली एसआईपी के थ्रू और लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से ही इस तरीके के फंड को पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही, फायदेमंद फंड्स में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।